गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भरतपुर का इतिहास। भरतपुर पर शासन करने वाला जो वंश था वो जाट राजवंश था। ठीक है, देखो ये जो भरतपुर का जाट वंश है ये स्वयं को भरत का वंशज बताते हैं। ठीक है, भगवान राम के भाई थे भरत, तो उन्हीं के वंशज भरतपुर का वंश है मतलब। ठीक है, तो भरतपुर के जो भी शासक है ये स्वयं को भरत का वंशज मानते हैं। ठीक है, और अगर भरतपुर की बात की जाए इस जाट वंश की, तो इनके कुल देवता है लक्ष्मण। ठीक है, राम के भाई जो लक्ष्मण है वही इस वंश के कुल देवता है। ठीक है, और राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर आपको कहां मिलेगा? भरतपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी कुल देवी की, यानी कि ये जो जाट वंश है इनकी कुल देवी है राजेश्वरी माता। और यहां पर जो शासन कर रहा है, भरतपुर में जो जाट वंश शासन कर रहा है, उस जाट वंश का गोत्र क्या है? तो उस जाट वंश का गोत्र है सिनसिनवार। ठीक है, सिनसिनवार गोत्र के जो जाट थे इन्होंने भरतपुर में शासन किया है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई भरतपुर के जाट वंश के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, तो देखो भरतपुर में, यानी इस एरिया में, भरतपुर वाले एरिया में जो सबसे पहले जाट शासक आया या जिसने जाटों को एकत्रित करने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम था गोकुला जाट। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या था? गोकुला जाट। अब देखो, अगर बात की जाए तो हमारे राजस्थान की पोजीशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये जो एरिया है ये है पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में भरतपुर प्लस धौलपुर, ये जो एरिया है ये जाट बहुल एरिया है। यहां पर पड़ती है दिल्ली। ठीक है, और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है तिलपट। ठीक है, एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? तिलपट। ये जो तिलपट नामक जगह है, यहीं से कौन था? तो यहीं से ये गोकुला जाट था। ठीक है, देखो हुआ ऐसा कि दिल्ली में बैठा हुआ था बादशाह औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ये दिल्ली का शासक था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए एक बनारस फरमान जारी किया, जिसके तहत भारत में जितने भी हिंदू मंदिर थे सबको तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान ये जो तिलपट नामक जगह है, यहां पर एक शोक सभा चल रही थी। ठीक है, ये शोक सभा चल रही थी, यहां पर ये गोकुला जाट भी पहुंचा हुआ था और जाट समाज के अन्य लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो गोकुला जाट ऐसे ही यहां पर व्यंग मारते हुए बोला कि भैया हम तो ऐसी शोक मनाते रह जाएंगे और औरंगजेब जो है ये सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से गोकुला जाट ने यहाँ पर जो भी जाट एकत्रित हो रखे थे उन सबको औरंगजेब के खिलाफ भड़काया और विरोध किया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, तो औरंगजेब ने गोकुला जाट के विद्रोह को दबाने के लिए हकीम अली खां को भेजा। ठीक है, हकीम अली खां ने गोकुला जाट के विद्रोह का दमन कर दिया और इनके बीच में तिलपट का युद्ध हुआ। ठीक है, इस तिलपट के युद्ध में हकीम अली खां गोकुला जाट को पराजित कर देता है और उसे मार डालता है। ठीक है, तो देखो जाटों को सबसे पहले एकत्रित करने वाला शासक कौन हो गया? गोकुला जाट हो गया। ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह करने वाला जाट शासक या हिंदू शासक कौन हो गया? तो आप कह दोगे गोकुला जाट हो गया। ठीक है, अब देखो गोकुला जाट के बाद में नेक्स्ट जो आ रहा है शासक, उसका नाम है भज्जा। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भज्जा। भज्जा के देखो वैसे तो 7 पुत्र हैं,
लेकिन मेनली आपको 3 पुत्रों का नाम इसके ध्यान रखना है। भज्जा के जो 3 पुत्र हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, उसमें देखो पहला पुत्र है राजा राम, ठीक है। दूसरा जो पुत्र है उसका नाम आपको ध्यान रखना है भाव सिंह, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पुत्र है उसका नाम आपको ध्यान रखना है चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन जाट। भाव सिंह है, भाव सिंह के पुत्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है बदन सिंह, ठीक है। और चूड़ामन का पुत्र है जिसका नाम है मोहकम सिंह, मोहकम सिंह है, ठीक है। तो देखो गोकुला जाट के विद्रोह को दबा दिया गया। कब दबाया गया? 1669 के अंदर औरंगजेब ने, तिलपट का जो युद्ध हुआ था उसमें गोकुला जाट पराजित हो गया, ठीक है। तो गोकुला जाट के बाद में अगला कुछ समय के लिए शासक रहा भज्जा। भज्जा के बाद में जो नेक्स्ट इस वंश में शासक आया वो आया राजा राम, और राजा राम के बाद में शासक बना चूड़ामन, और चूड़ामन के बाद में जो शासक बन रहा है वो बन रहा है बदन सिंह। तो आप ध्यान रखना, बदन सिंह भाव सिंह का पुत्र है और चूड़ामन के पुत्र का नाम है मोहकम सिंह, ठीक है। तो भज्जा के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है वो आ रहा है राजा राम जाट, ठीक है। तो अब राजा राम जाट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है उसका नाम है राजा राम, ठीक है। तो राजा राम जाट के बारे में देखो, अगर इस बात की जाए तो राजा राम जाट ने आगरा के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और आगरा में हमला किया, और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है सिकंदरा। सिकंदरा, इस सिकंदरा में अकबर की कब्र है, ठीक है, अकबर की कब्र बनाई हुई है। तो राजा राम क्या करता है, अकबर की कब्र पर जाता है, उसकी खुदाई करता है, अकबर की अस्थियों को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। और अकबर की अस्थियों को बाहर निकालकर राजा राम उसका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर देता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो राजा राम के बारे में क्या ध्यान होगा? तो पहली बात हो गई आगरा पर आक्रमण किया, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अकबर की कब्र की खुदाई कर उसकी अस्थियों का अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। अकबर की कब्र कहां है? तो सिकंदरा में अकबर की कब्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इसने ऐसा किया तो औरंगजेब भाई नाराज हो गया, ठीक है। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र बीदर बख्श, ठीक है, प्लस जो हमारे जयपुर का शासक था जिसका नाम था बिशन सिंह, ये कौन है? ये आमेर का शासक है बिशन सिंह। इन दोनों को भेजा, इन दोनों ने पहुंचकर जो राजा राम का विद्रोह था उसे खत्म कर दिया, राजा राम को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर राजा राम को मार डाला। तो राजा राम के बारे में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगरा पर हमला किया, अकबर की कब्र की खुदाई करी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसकी अस्थियों का अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। तो औरंगजेब ने राजा राम के विद्रोह को दबाने के लिए बीदर बख्श और बिशन सिंह को भेजा, ठीक है। ये राजा राम जो था ये कहां का निवासी था? तो ये सिनसिनी भरतपुर, यहां का ये जमींदार था, ठीक है। तो गोकुला जाट के बाद में जाट विद्रोह को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? राजा राम है, ठीक है। राजा राम की मृत्यु हो जा रही है 1488 में, ठीक है। 1488 में बीदर बख्श और बिशन सिंह राजा राम की हत्या कर देते हैं। तो राजा राम की मृत्यु हो जा रही है 1488 में। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आ रहा है वो आ रहा है चूड़ामन जाट, ठीक है। तो नेक्स्ट इस वंश में जो शासक है 1488 में वो आया है चूड़ामन। नेक्स्ट शासक है
चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन का शासनकाल जो है वो है 1688 से लेकर 1722 तक। ठीक है, चूड़ामन के बारे में देखो मेन क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो चूड़ामन ने देखो एक थून दुर्ग का निर्माण करवाया। थून दुर्ग का निर्माण करवाया, कहां करवा रहा है? भरतपुर में करवा रहा है। ठीक है, और थून दुर्ग को निर्माण कराकर इसी को ही अपनी ताकत का केंद्र बना लिया और जाटों को एकत्रित करने का काम किया। ठीक है, जाटों को एकत्रित करने का काम किया। ठीक है, और इसके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? तो चूड़ामन के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि इसने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा। 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा है। कौन कौन से 7 मुगल बादशाह हैं? तो पहला हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में दूसरा बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, तीसरा हो जाएगा जहांदार शाह, जहांदार शाह। चौथा हो जाएगा रफी उदर जात, पांचवा रफी उद्दौला। ठीक है, छठा फारूक सियर, फारूक सियर, और सातवां हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, तो इसने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा है, किसने? चूड़ामन ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे चूड़ामन और मुगल संघर्ष की। ठीक है, अभी चूड़ामन ही चल रहा है हमारा जो टॉपिक है। चूड़ामन में और भी 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, चूड़ामन प्लस मुगल संघर्ष। ठीक है, तो देखो मुगलों में बादशाह आया फारूक सियर, फारूक सियर, फारूक सियर मुगल बादशाह आया। फारूक सियर के समय में चूड़ामन ने जगह जगह दिल्ली के इलाकों में लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। इससे फारूक सियर चूड़ामन से बहुत ज्यादा नाराज हुआ और फारूक सियर ने 1716 में सवाई जयसिंह, ठीक है, 1716 में सवाई जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और चूड़ामन को ऊपर आक्रमण करने का उसको आदेश दिया। ठीक है, तो 1716 में सवाई जयसिंह ने थून दुर्ग को देखो चारों तरफ से सवाई जयसिंह ने घेर लिया। लेकिन जो चूड़ामन है, चूड़ामन के पुत्र का नाम अभी हमने पढ़ा था मोहकम सिंह। मोहकम सिंह ने क्या किया? सेना लेकर आया और इसने अपनी सेना चारों तरफ लगा दी सवाई जयसिंह के। तो सवाई जयसिंह देखो इधर से तो गिर गया है चूड़ामन की सेना से और इस साइड में गिर गया है चूड़ामन के पुत्र मोहकम सिंह की सेना से। ठीक है, तो मजबूरी में सवाई जयसिंह को वापस आना पड़ा। थून दुर्ग पर ये अधिकार नहीं कर पाया, यानी कि 1716 में सवाई जयसिंह का जो अभियान था वो असफल हो गया। ठीक है, तो फारूक सियर ने नेक्स्ट जो अभियान भेजा वो भेजा 1717 में, और अब की बार जो अभियान भेजा वो सैयद अब्दुल्ला के नेतृत्व में भेजा। ठीक है, सैयद बंधु थे और इनको किंग मेकर भी बोला जाता था। दिल्ली के जो बादशाह हैं वो सैयद बंधु के द्वारा ही कुछ समय तक बनाए जाते थे। ठीक है, तो दिल्ली में इन सैयद बंधुओं का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया था, इनको किंग मेकर भी कहा जाने लगा था। तो अभी ये सैयद बंधु वाला टॉपिक इंडियन हिस्ट्री में जाएगा, हम इतनी बात नहीं करेंगे। हम बस यही बात करेंगे कि फारूक सियर ने चूड़ामन के खिलाफ दूसरा अभियान भेजा सैयद अब्दुल्ला के नेतृत्व में। सैयद अब्दुल्ला ने थून किले को, थून दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और चूड़ामन को संधि करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो चूड़ामन और मुगल बादशाह फारूक सियर के बीच में थून की संधि हुई, थून किले की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो इस संधि की प्रमुख शर्तें 2 थी। पहली शर्त तो ये थी कि चूड़ामणि थून दुर्ग पर अपने अधिकार छोड़ देगा, यानी कि थून दुर्ग को छोड़ देगा। ठीक है, थून दुर्ग के ऊपर अपना चूड़ामन कोई भी अधिकार
स्थापित नहीं करेगा, न उसके ऊपर अपना कोई अधिकार जताएगा। और दूसरी शर्त यह है कि ये जो चूड़ामन है, चूड़ामन को दिल्ली आगरा हाईवे के ऊपर, दिल्ली आगरा मार्ग के ऊपर टैक्स वसूली का काम दे दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली आगरा हाईवे पर इसको टैक्स वसूली का काम दे दिया गया। ठीक है, फिर देखो साल 2 साल बीते और फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई। फर्रुखसियर की मृत्यु होने के बाद में नेक्स्ट मुगल बादशाह आया जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, इनको रंगीला क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये महिलाओं के वस्त्र पहनकर महलों के अंदर दौड़ा करते थे, रंगीन मिजाज व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, तो जैसे ही मुगल बादशाह चेंज हुआ, चूड़ामन ने अपना रंग दिखाना फिर से शुरू कर दिया और चूड़ामन ने थून दुर्ग की तरफ वापस से प्रस्थान कर दिया। दिल्ली आगरा मार्ग के ऊपर जहां जहां ये टैक्स वसूली का काम करता था चूड़ामन, उन क्षेत्रों को भी इसने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीले चूड़ामन के विद्रोह का दमन करने के लिए फिर से किसको भेज रहे हैं? सवाई जयसिंह को, सवाई जयसिंह को भेज रहे हैं। ठीक है, कब भेजा जा रहा है? 1722 के अंदर भेजा जा रहा है। अब की बार कौन भेज रहा है? मोहम्मद शाह रंगीले भेज रहे हैं। ठीक है, इधर देखो चूड़ामन और मोहकम सिंह ये दोनों कहां बैठे हैं? थून के दुर्ग में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह, अभी हमने पढ़ा था बदन सिंह किसका पुत्र है? भाव सिंह का पुत्र है। ठीक है, भज्जा के 3 पुत्रों में पढ़ा था, अभी हमने 7 पुत्र थे, तीनों का जिक्र किया था। तो बदन सिंह चूड़ामन का भतीजा लगेगा। तो सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, और चूड़ामन और मोहकम सिंह को पराजित कर दिया। तो 1722 में सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के विद्रोह का खात्मा कर दिया। ठीक है, विद्रोह का दमन कर दिया। किसकी सहायता से? बदन सिंह की सहायता से। तो नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है वो कौन आ रहा है? बदन सिंह। और बदन सिंह का जो शासन काल है वो है 1722 से लेकर 1755 तक। ठीक है, तो बदन सिंह के बारे में अगर हम बात करें मुख्य तो देखो बदन सिंह। ठीक है, बदन सिंह का जो शासन काल है वो है 1722 से लेकर 1755 तक इसका शासन काल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बात की जाए देखो बदन सिंह के बारे में, तो बदन सिंह ने देखो डींग, कुम्हेर तथा बैर दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, डींग, कुम्हेर और वेर दुर्ग का निर्माण भी किसके काल में हो रहा है? बदन सिंह के काल में हो रहा है। ठीक है, अब ये जो वेर दुर्ग है, इस वेर दुर्ग में एक बगीचा है। वेर दुर्ग में एक बगीचा है जिसका नाम है नौलखा बगीचा। ठीक है, इस नौलखे बगीचे में बदन सिंह के द्वारा एक महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है, महल बनवाया और इस महल को कहा जाता है सफेद महल। ठीक है, और अगर बदन सिंह की बात की जाए तो देखो बदन सिंह का जो राज्याभिषेक है वो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका राज्याभिषेक साफा पहनाकर जयसिंह सेकंड या सवाई जयसिंह इसके द्वारा किया गया। ठीक है, बदन सिंह की आपको उपाधि भी ध्यान में रखनी है। बदन सिंह की उपाधि है ब्रज राजा। ठीक है, और ये ब्रज राजा की उपाधि भी कौन दे रहा है? सवाई जयसिंह दे रहा है। ठीक है, सवाई जयसिंह कह दो या इसको जयसिंह सेकंड कह दो, तो इसको ये ब्रज राजा की उपाधि भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी और बात की जाए बदन सिंह की, तो बदन सिंह ने देखो जीवित अवस्था में ही अपना कार्यभार
यानी कि अपना जो राज्य है वो अपने पुत्र सूरजमल को सौंप दिया था। ठीक है। और अगर बात की जाए बदन सिंह की, तो बदन सिंह को मुगल बादशाह, जिसका नाम क्या था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने नक्कारा निशान दिया था। नक्कारा निशान, नक्कारा निशान क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, उसी वाद्य यंत्र को निशानी के तौर पर दे दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, नक्कारा निशान कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको डींग की जागीर प्रदान की थी, डींग की जागीर प्रदान की थी। ठीक है। देखो डींग के जो जल महल है उसका निर्माण बदन सिंह के काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन देखो इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, सूरजमल था। देखो इसने, बदन सिंह ने जीवित अवस्था में ही अपने पुत्र सूरजमल को अपना कार्यभार सौंप दिया था। अगर देखो सूरजमल का हम शासनकाल देखते हैं तो 1755 से लेकर 1763 तक देखने को मिलता है, तो 7-8 साल में तो इतना काम सूरजमल जी कैसे कर पाएंगे। तो सूरजमल जी, शासक बदन सिंह था लेकिन काम सब किसके द्वारा किया जा रहा था, सूरजमल के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है। तो बदन सिंह के बारे में आपको मेन ये बातें ध्यान में रखनी है, यहीं से बदन सिंह में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक, जिनका नाम है महाराज सूरजमल। तो नेक्स्ट शासक कौन है इस वंश में, सूरजमल। ठीक है। सूरजमल का शासनकाल 1755 से लेकर 1763 तक। ठीक है। विधिवत राज्याभिषेक, विधिवत राज्याभिषेक, इनका जो विधिवत राज्याभिषेक है वो हुआ है 1756 के अंदर हुआ है। कई जगह आपको इनका शासनकाल 1756 से लेकर 1763 तक ही मिलेगा, लेकिन जो असली है 1755 से 63 तक है। विधिवत राज्याभिषेक इनका 1756 में हुआ है। पिता, इनके पिता हैं बदन सिंह। ठीक है। माता, माता गंगाबाई, या आपको एक नाम देवकी भी देखने को मिलता है। ठीक है। गुरु, गुरु का नाम है सोमनाथ। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है किशोरी देवी। ठीक है। इनका जन्म तो सूरजमल का जन्म हुआ है 13 फरवरी 1707 को। ठीक है। उपनाम, इनका उपनाम, इन्हें कहा जाता है जाट जाति का प्लेटो। प्लेटो जो थे एक दार्शनिक थे, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। इसी तरह सूरजमल जी भी जो थे ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसीलिए इनको जाट जाति का प्लेटो कहा गया है। या एक वर्ड इनके लिए और मिलता है अफलातून। ठीक है। तो इनको अफलातून भी कहा गया है। ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई सूरजमल के बारे में, फैक्चुअल बातें। ठीक है। अब हम बात करेंगे सूरजमल के निर्माण कार्यों की। ठीक है। सूरजमल के निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्यों में पहला ध्यान रखना है 1733 में, 1733 में भरतपुर नगर की स्थापना की। ठीक है। नंबर 2, 1733 में रुस्तम सागोरिया, ठीक है, रुस्तम सागोरिया है, इसका पुत्र है जिसका नाम था खेमकरण जाट। ठीक है। तो 1733 में रुस्तम सागोरिया के पुत्र खेमकरण जाट को पराजित किया, और पराजित करके इसकी गड्डी पर, एक ऊंची जगह थी तो खेमकरण जाट की गड्डी पर अधिकार कर लिया और यहां पर एक मिट्टी का दुर्ग बनवाया। ठीक है। और इस दुर्ग को क्या कहा गया,
लोहागढ़ दुर्ग कहा गया। ठीक है, इसका नाम लोहागढ़ कैसे पड़ा, आगे हम इस पे बात करेंगे। तो मिट्टी के दुर्ग का निर्माण करवाया जा रहा है 1733 में। कहां करा जा रहा है, रुस्तम सागोरिया के पुत्र खेमकरण जाट की गद्दी पर। ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया जा रहा है। तीसरी बात आपको सूरजमल जी के बारे में ध्यान रखनी है कि डींग के जल महलों का निर्माण, ठीक है, डींग के जल महलों का निर्माण भी कौन करवा रहा है, सूरजमल जाट करवा रहे हैं। ठीक है, और अगर सूरजमल के बारे में बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है योग्यता आधारित नौकरशाही, योग्यता आधारित नौकरशाही का प्रारंभ किया भरतपुर के अंदर। ठीक है, पहले देखो क्या होता था कि राजा के दरबार में जो भी कर्मचारी वगैरह होते थे वो वंशानुगत होते थे। ठीक है, बाप के बाद में उसका बेटा बन रहा है, लेकिन इन्होंने योग्यता के आधार पर लोगों को मतलब अपने उसमें दरबार में भर्ती करना शुरू किया था। ठीक है, और अगर इनके बारे में बात की जाए तो देखो 1748 में एक बंगुरू का युद्ध हुआ था। बंगुरू का युद्ध, ये जो बंगुरू का युद्ध है ये हुआ था माधो सिंह वर्सेज ईश्वरी सिंह। ठीक है, ये आमेर के जयपुर के शासक थे। ठीक है, माधो सिंह जो था जयसिंह का पुत्र था और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में बंगुरू का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर महाराज सूरजमल जो है उन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ था। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए सूरजमल की तो सूरजमल ने भरतपुर की कृषि प्रणाली में सुधार किया और कृषि की आय को बढ़ा दिया। ठीक है, नंबर 6, भरतपुर की कृषि प्रणाली में सुधार किया। ठीक है, और कृषि प्रणाली को सुधार कर कृषि आय को 17.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। ठीक है, पहले कृषि से आय 2, 4, 5 करोड़ होती थी, उसी आय को इन्होंने कहां तक पहुंचा दिया, 17.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। ठीक है, और अगर सूरजमल की बात की जाए तो देखो एक भरतपुर में नदी बहती है जिसका नाम है रूपा रेल नदी। ठीक है, इसे भरतपुर का शोक कहते हैं। ठीक है, इसमें हर साल बाढ़ आती है। तो रूपा रेल नदी की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए मोती झील का निर्माण करवाया। ठीक है, तो मोती झील का निर्माता भरतपुर में कौन है, महाराज सूरजमल है। और देखो अगर सूरजमल की बात की जाए तो देखो ये बात है 1761 की। 1761 में यहां पर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में मुगलों की शक्ति का पतन हो रहा था, मुगल कमजोर हो रहे थे। ठीक है, तो मुगलों की जगह लेने के लिए भारत में एक नई शक्ति पैदा हो रही थी और उस शक्ति का नाम था मराठा। ठीक है, देखो राजनीतिक व्यवस्था जो है ना वो कभी खाली नहीं जाती है। आज मान लो कि बहुत ताकतवर कोई नेता मर गया तो उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा नेता आ जाता है। तो यही चीज यहां हो रही थी, मुगल जो है वो कमजोर हो रहे थे, तो उन कमजोर मुगलों की जगह लेने के लिए मराठे आ रहे थे। ठीक है, मुगल कमजोर हो रहे हैं और मराठे ताकतवर हो रहे हैं। तो इन मराठों का एक सेनापति था जिसका नाम था सदाशिव भाऊ। ठीक है, सदाशिव भाऊ बहुत ही लड़ाका मराठा सेनापति था, ये कभी हारता ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्या करता, दिल्ली आता, दिल्ली के मुगल बादशाह को धमकाता और कहता ला 25 लाख रुपए चौथ दे। चौथ क्या होता था, तो चौथ एक तरह का टैक्स होता था। ठीक है, तो आके कह दिया ला दे 25 लाख रुपए टैक्स दे, तो डर के मारे सबको देना पड़ता था। ठीक है, तो मराठे एक तरह से भारत के एकदम शक्तिशाली केंद्र बन गए थे, सबसे शक्तिशाली मराठे ही थे इस टाइम में। ठीक है, तो दिल्ली में ये बार बार आते, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करके जाते थे। तो दिल्ली के जो अमीर थे, मुस्लिम अमीर, वो इन मराठों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो दिल्ली के अमीरों ने पत्र लिखा, किसको लिखा, इन्होंने अफगानिस्तान का एक शासक था
जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अब्दाली को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखकर बुलाया मराठों से मुकाबला करने के लिए, ठीक है। तो एक तरफ कौन है, अहमद शाह अब्दाली है, और दूसरी तरफ कौन है, सदाशिव भाऊ है, ठीक है। ये जो सदाशिव भाऊ है, इससे इनसे मुलाकात करी सूरजमल ने, ठीक है। और सूरजमल ने सदाशिव भाऊ से मुलाकात की। सदाशिव भाऊ को बोला कि देखो सदाशिव भाऊ, आप बहुत बड़े योद्धा हो, मुझे पता है, लेकिन आप देखो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो और आप अपने साथ में अपने बीवी बच्चों को भी लेके जा रहे हो, ठीक है। ये सदाशिव भाऊ देखो जब युद्ध लड़ने गए ना, तो ये अपने साथ में महिलाओं को, ठीक है, बच्चों को, नाचने वालों को, सबको लेकर गए, ठीक है। क्योंकि देखो मराठे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे ना इस टाइम कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो सूरजमल सदाशिव भाऊ को सलाह देता है कि भाई आप युद्ध करने जा रहे हो तो आधी सेना तो इन महिलाओं, बच्चों और नाचने वालों के देख रेख में निकल जाएगी, तो आप पूरे फ्लो के साथ में युद्ध नहीं कर सकते हो। आप एक काम करो, इन महिलाओं, बच्चों, नाचने वालों को आप मेरे यहाँ भरतपुर में छोड़ो और मैं भी आपके साथ शामिल होकर अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध लड़ने चलता हूं। तो सदाशिव भाऊ ने सूरजमल के इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और सूरजमल ने सदाशिव भाऊ को यह भी सलाह दी थी कि भाई ये जो अफगान है ये सर्दियों में ज्यादा अच्छा लड़ते हैं, तो आप इनसे सर्दियों में युद्ध मत करो, आप इनसे गर्मियों में युद्ध करो। तो ये सलाह भी सूरजमल की सदाशिव भाऊ ने नहीं मानी। इन्होंने बोला हो सूरजमल जाओ अपना काम करो, ठीक है। तो सदाशिव भाऊ ने जाकर अहमद शाह अब्दाली के साथ में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा। इस पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर मराठे बुरी तरह से पराजित हुए, ठीक है। तो जब मराठे पराजित होकर वापस लौट रहे थे तो नियर अबाउट 50,000 मराठाओं को इन्होंने, महाराज सूरजमल ने भरतपुर में शरण दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि 50,000 मराठाओं को शरण दी, 50,000 मराठाओं को शरण दी, ठीक है। जब ये पानीपत के युद्ध से हार कर वापस आ रहे थे तब, ठीक है। इनमें से देखो बहुत से मराठा परिवार आज भी भरतपुर में बसे हुए हैं। और अगर देखो बात की जाए तो 1763 में हिंडन नदी के किनारे, 1763 में हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नजीब खां बुंदेला, नजीब खां रूहेला से युद्ध करते हुए सूरजमल जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। कब वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, 1763 में। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, याद रखना, ठीक है। किससे जंग लड़ते हुए, नजीब खां रूहेला से जंग लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सूरजमल, ठीक है। एक दो बातें और सूरजमल की ध्यान रख लेना कि महाराज सूरजमल का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम था सुजान सिंह, ठीक है। और एक इनका दरबारी ध्यान रख लेना, इनका दरबारी है मंगल सिंह रावत, इनका दरबारी है मंगल सिंह रावत। और मंगल सिंह रावत की जो रचना है वो है संवत सुजान विलास, संवत सुजान विलास, ठीक है। तो ये मेन बातें होगी महाराज सूरजमल के बारे में। ऐसे तो देखो बहुत सी बातें होती है, लेकिन क्वेश्चन आने के लिए इतना पर्याप्त है, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सूरजमल के बाद में नेक्स्ट जो शासक आ रहा है वो आ रहा है जवाहर सिंह। 5 साल तक इसने शासन किया था, ठीक है। दो इनके बारे में बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट जो शासक आ रहा है वो कौन आ रहा है, जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के बारे में आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, 1763 में पिता की मृत्यु हो गई थी, तो अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया 1765 में, ठीक है। तो 1765 में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करके अष्टधातु
का दरवाजा लाए। ठीक है, ये अष्ट धातु का दरवाजा जो था ये कहां था, लाल किले में लगा हुआ था। ठीक है, किसी जमाने में ये अष्ट धातु का जो दरवाजा था ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ करता था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मुगल जो है वो लेकर इसको दिल्ली के दुर्ग में आ गए, और वहां से दिल्ली से ये जो जवाहर सिंह है ये लेकर चले गए भरतपुर, और जो भरतपुर आगरा राजमार्ग है उसके बीच में इन्होंने लगा दिया। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि दिल्ली पर आक्रमण करके अष्ट धातु का दरवाजा लेकर आए, और दूसरी बात आपकी ये ध्यान रखनी है जवाहर सिंह के बारे में कि इन्होंने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण किया। ठीक है, और ये जो जवाहर बुर्ज है यहीं पर भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है, जवाहर सिंह के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। जवाहर सिंह के बारे में नेक्स्ट जो शासक आ रहा है वो आ रहा है जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह जो है वो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। बाकी थोड़ा बहुत एक दो लाइनें हैं वो जसवंत सिंह की, वो 1857 की क्रांति में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जवाहर सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है वो आ रहा है रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में भी दो बातें ध्यान रखनी है। देखो, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इसने मराठा पेशवा जसवंत राय होलकर को शरण दी। ठीक है, मराठा पेशवा था जसवंत राय होलकर, उसको इसने भरतपुर के अंदर शरण दी थी। अब देखो, हुआ ऐसा कि मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे। ठीक है, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। ये जो बात है ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की है। 1804 से लेकर 1806 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा जसवंत राय जो था, जसवंत राय होलकर, ये शरण की तलाश में इधर उधर भागा भागा फिर रहा था, अंग्रेजों से डरता हुआ। तो इसको शरण किसने दी है, तो भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने इसको शरण दी थी। ठीक है, तो मराठा पेशवा जसवंत राय होलकर को शरण दी। अब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से मांग करी कि भैया पेशवा जसवंत राय होलकर जो है इसे हमारे हवाले करो। तो रणजीत सिंह बोले कि भैया उसको तो मैंने शरण दे दी है, और शरण गए की जो रक्षा करना वो मेरा हिंदू धर्म है। तो रणजीत सिंह जो है ये अंग्रेजों को जसवंत राय होलकर को लौटाने से मना कर देते हैं। इसीलिए एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है लॉर्ड लेक। ये लॉर्ड लेक 5 बार गोला बारूद के साथ भरतपुर पर आक्रमण करता है, लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। ठीक है, लेकिन 5 बार ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, अब देखो 5 बार गोला बारूद से हमला किया गया दुर्ग के ऊपर, दुर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए जो वो मिट्टी का दुर्ग था उसको यहां पर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, लोहागढ़ का नाम दिया गया कि भैया ये गढ़ तो लोहे का, इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में एक बात और ध्यान रख लेना कि बाद में जाकर इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। ठीक है, तो ये बात हो गई रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है इस वंश में उसका नाम है कृष्ण सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में के बाद जो नेक्स्ट शासक आ रहा है उसका नाम है कृष्ण सिंह। ठीक है, कृष्ण सिंह के बारे में एक दो बातें याद रखनी है कि देखो इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने देखो अंग्रेजों के खिलाफ 2 आंदोलन चलाए। पहला आंदोलन तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने चलाया शुद्धि आंदोलन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन किस लिए चलाया, उत्तरदायी शासन हेतु।
क्या भैया अब हमें शासन दे दो, अंग्रेजों को कहा आप लोग यहाँ से जाओ। ठीक है, तो एक तो ये चला रहे हैं शुद्धि आंदोलन, और दूसरा अंग्रेजों के खिलाफ ये चला रहे हैं डंका आंदोलन। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, शुद्धि आंदोलन, डंका आंदोलन चलाने वाले कौन से शासक है, तो कृष्ण सिंह है। किसके खिलाफ चला रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेज इनसे नाराज हो गए, तो अंग्रेजों ने इनको सिंहासन से हटा दिया, और मैकेंजी को, अंग्रेज अधिकारी था मैकेंजी को, भरतपुर का प्रशासक बना दिया, भरतपुर का प्रशासक। ठीक है, कृष्ण सिंह के बाद में जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है बृजेंद्र सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट शासक है बृजेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट शासक है बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इस वंश का अंतिम शासक यानी कि भरतपुर का ये अंतिम शासक था। ठीक है, इसके काल में भरतपुर का विलय कर लिया गया, भरतपुर का विलय कर लिया गया। ठीक है, भरतपुर का जो विलय है वो राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में किया गया। ठीक है, प्रथम चरण में किया गया। प्रथम चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में इसका विलय कर लिया गया 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मत्स्य संघ है इसका उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन एनवी गॉडगिल ने किया। ठीक है, कहां किया, तो लोहागढ़ दुर्ग में किया है, लोहागढ़ दुर्ग के अंदर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, देखो राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण है ना, इस प्रथम चरण में 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था। उसके लिए कोड याद रख लेना ABCD। ठीक है, ए से हो गया अलवर, बी से हो गया भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ठीक है, इन 4 रियासतों का प्रथम चरण के अंदर एकीकरण हुआ है। ठीक है, ABCD कोड याद रख लेना, बाकी जब राजस्थान का एकीकरण करेंगे तो कोड के साथ में इसको हम एकदम ढंग से कर लेंगे। ठीक है, होप आपको अभी तक का समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही पढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।